उपन्यास का नाम बिल्लेसुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। भाग 10। बिल्लेसुर जैसा कह चुके हैं, दुख का मुंह देखते देखते उसकी डरावनी सूरत को बार बार चुनौती दे चुके थे। कभी हार नहीं खाई। आजकल शहरों में महात्मा गांधी के बकरी का दूध पीने के कारण दूध बकरीदी की बड़ी खपत है, इसलिए गाय के दूध से उसका भाव भी तेज है। मुमकिन देहात में भी यह प्रचलन बढ़ा हो, पर बिल्लेसुर के समय सारा संसार बकरी के दूध से घृणा करता था। जो बहुत बीमार पड़ते थे, जिनके लिए गाय का दूध भी मना था, उन्हें बकरी के दूध की व्यवस्था दी जाती थी। बिल्लेसुर के गांव में ऐसा एक भी मरीज नहीं आया। जब दूध बेचा नहीं बिका, किसी को कृपा पात्र बनवाए रहने के लिए व्यवहार में देने पर मुंह बनाने लगा, तब बिल्लेसुर ने खोया बनाना शुरू किया। बकरी के दूध का खोया बनाने से पहले प्रकृति बाधक हुई। बकरी के दूध में पानी का हिस्सा बहुत रहता है। बड़ी लकड़ी लगानी पड़ी। बड़ी देर तक चूल्हे के किनारे बैठा रहना पड़ा। बड़ी मेहनत। पहाड़ खोदने के बाद जब चूहिया निकली, खोए का छोटा सा गोला बना, तब मन भी छोटा पड़ गया। भैंस के दूध के सेर भर में पाव भर का आधा भी नहीं होता। धीरज बांधकर बेचने गए भजना हलवाई जोधपुर वाले के यहां। वह गट्टे काट रहा था। जल्दी में उसने देखा नहीं, तौल कर दाम दे दिए। दूसरे दिन गए तो तौल कर रख लिया। बिल्लेसुर ने पूछा, दाम? उसने कहा, दाम कल दे चुका हूं। मैं समझाता भैंस का खोया है, यह बकरी का खोया है। बकरी के खोए के आधे दाम भी बहुत हैं। मैं बकरी का खोया नहीं लेता। अब न ले आना, सारी मिठाई बर्बाद हो जाती है। गाहक गाली देते हैं, न घी है न स्वाद। जो कुछ थोड़ा सा घी निकलता है, वह दूसरे घी में मिलाया नहीं जा सकता। कुल घी बदबू छोड़ने लगता है। बिल्लेसुर सिर झुकाकर चुपचाप चले आए। माल है, पर बिकता नहीं। तब तरकीब निकाली। इसमें खोया बनाने से कम मेहनत पड़ती है। कंडे की आग पर चाकर हंडी में दूध रख देने लगे। अपना काम भी करते हैं। दूध गर्म हो जाने पर ठंडा करके जमा देते थे। दूसरे दिन मथ कर मक्खन निकाल लेते थे। मट्ठा खुद भी पीते थे, बच्चों को भी पिलाते थे। मक्खन का घी बनाकर उसमें चौथाई हिस्सा भैंस का घी खरीदकर मिला देते थे और छटाक आध पाव सस्ते भाव में बाजार जाकर बेच आते थे। देहात में गाय, भैंस और बकरी का मिला घी भी बिकता है। जिनके यहाँ जानवरों की दोनों या तीनों किस्में हैं, वे दूध अलग अलग नहीं जमाते। बिल्लेसुर का काम चल निकला। बकरे के मारे जाने को उन्होंने हानि लाभ, जीवन मरण की फिलोसॉफी में शुमार कर अपने भविष्य की ओर देखा। उन्होंने निश्चय किया, बकरियों को हार में चराने न ले जाएंगे, घर में ही खिलाएंगे जब तक खेत तैयार न हो जाए और शकरकंद की बौड़ी न लग जाए। सवेरा होते ही बिल्लेसुर फावड़ा लेकर खेत में जुटे। रात को इतनी पत्ती काट लाए थे कि आज दिन भर के लिए बकरियों को काफी चारा था। बकरियां और बच्चे उसी तरह कोठरी और दहलीज में बंद थे। फावड़े से खेत गोड़ते देखकर गांव के लोग मजाक करने लगे, लेकिन बिल्लेसुर बोले नहीं, काम में जुटे रहे। दोपहर होते होते काफी जगह गोड़ डाली। देखकर छाती ठंडी हो गई। दिल को भरोसा हुआ कि 6-7 दिन में अपनी मेहनत से बकरे का घाटा पूरा कर लेंगे। दोपहर होने पर घर आए।
नहाकर लपसी बनाकर और खाकर कुछ देर आराम किया। दोपहर अच्छी तरह ढल गई। तीसरा पहर पूरा नहीं हुआ था, उठकर फिर खेत गोड़ने चले। शाम तक खेत गोड़कर बकरियों के लिए पत्ते काटकर पहर भर रात होते घर आए। 7 दिन की जगह 5 ही दिन में बिल्लीसुर ने खेत का वह हिस्सा गोड़ डाला। खेत से एक पाटी निकाल ली। लोग पूछते थे, क्या बोने का इरादा है बिल्लीसुर? बिल्लीसुर कहते थे, भंग। देहात में कोई किसी को मन नहीं देता, यूं कहीं भी नहीं देता। बिल्लीसुर पता लगाकर शकरकंद की बौड़ी ले आए। एक दिन लोगों ने देखा बिल्लीसुर शकरकंद लगा रहे हैं। पानी बरसने और शकरकंद की बौड़ी के फैलने के साथ बिल्लीसुर आलू की जैसी मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाने लगे। भाग 11। जब से त्रिलोचन के बैल न लेकर बिल्लीसुर ने बकरियां खरीदी, तभी से इस बेचारे को जटने के लिए त्रिलोचन पेच भर रहे थे। बकरियों के बच्चों के बढ़ने के साथ गांव में धनिकता के लिए बिल्लीसुर का नाम भी बढ़ा। लोग तरह तरह की राय जाहिर करने लगे। क्वार का महीना, बिल्लीसुर की शकरकंद की बेलें लहलही दिख रही थीं। लोग अंदाजा लड़ा रहे थे कि इतने मन शकरकंद निकलेगी। बिल्लीसुर छप्पर के नीचे बकरी के दूध में सानकर सत्तू गुड़ खा रहे थे। त्रिलोचन आए। बकरी के बच्चे ढकने का एक झौआ औंधाया था, उस पर चढ़कर बैठने के लिए घूमे, लेकिन बिल्लीसुर को हाथ हिलाते देखकर वहीं जमीन पर बैठ गए। एक बड़ी बढ़िया खबर है बिल्लीसुर, बिल्लीसुर से मुस्कुराते हुए कहा। उपदेशक की मुद्रा से हथेली उठाकर बिना कुछ बोले आश्वासन देते हुए बिल्लीसुर ने समझाया, कुछ देर धीरज रखो। त्रिलोचन ने पूछा, भोजन करते बोलते नहीं क्या? गंभीर भाव से आंखें मूंदकर सिर हिलाते हुए बिल्लीसुर ने जवाब दिया। त्रिलोचन अपनी बातचीत का सिलसिला मन ही मन जोड़ते रहे। जल्दी जल्दी सत्तू खाकर बिल्लीसुर उठे। पनाले के पास बैठकर हाथ धोए, कुल्ले किए। अभ्यास के अनुसार जनेऊ में बंधी तांबे की दंत खोदनी उठाकर दांत खरिका किए, फिर कुल्ले किए और एक डकार छोड़कर सिर झुकाए हुए कोठरी के भीतर गए। त्रिलोचन देखते रहे। बिल्लीसुर एक खटोला निकालकर बाहर ले आए। डालकर कहा, आओ जरा संभल कर बैठना, हचकना नहीं। त्रिलोचन उठकर खटोले पर बैठे। एक तरफ बिल्लीसुर बैठे। त्रिलोचन ने बिल्लीसुर को देखा, फिर आश्चर्य से आंखें निकालकर कहा, करना चाहो तो एक बड़ा अच्छा ब्याह है। विवाह के नाम मात्र से बिल्लीसुर की नसों में बिजली दौड़ गई, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार उसे उपयोगितावाद में लाते हुए कहा, अब देखते ही हो, सत्तू खाना पड़ा है। औरत होती तो मरती हुई भी रोटी सेंक कर रखती। त्रिलोचन गंभीर होकर बोले, यथार्थ है। बिल्लीसुर को बढ़ावा मिला। कहा, गांव के 4 भाइयों का मोह है, पड़ा हूं, नहीं तो मरने के लिए मुझे दुनिया भर में ठौर है। त्रिलोचन ने कहा, अब यह भी तुम समझाओगे तब समझेंगे। बिल्लीसुर का पौरुष जाग गया। उन्होंने कहा, बंगाल गया था, चाहता तो एक बैठा लेता, लेकिन बाप दादे का नाम भी तो है, सोचा कौन नाक कटाए।
तुम ही लोग कहते बिल्लेसुर ने बाप के नाम की लुटिया डुबो दी। बिल्लेसुर अपनी भूमिका से एकाएक विषय पर नहीं आ सकते थे। आने के लिए बढ़कर फिर हट जाते थे। त्रिलोचन ने कहा, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। गांव ही नहीं, ग्वेण भी, कि बिल्लेसुर मर्द आदमी है। बिल्लेसुर ने कहा, नाम के लिए दुनिया मरती है, इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? नाम ही नहीं तो कुछ नहीं। हमारे बाप मरकर भी नहीं मरे, क्यों? और अगर उसके पोता न रहा तो? त्रिलोचन बोले, तुम्हारे जैसा समझदार लड़का जिनके है, उनके पोता कैसे न रहेगा? कहकर त्रिलोचन गंभीर हो गए। बिल्लेसुर ने कहा, माँ बाप ही दुनिया के देवता हैं। धर्म तो रहा ही न होता अगर माँ बाप न रहे होते। त्रिलोचन ने कहा, बेशक धर्म की रक्षा हरेक को करनी चाहिए, तभी तो धर्म के पीछे जान दे देने के लिए कहा है। बिल्लेसुर उत्तेजित होकर बोले, अब देखो, खेत में काम करने गए, घर आए, औरत नहीं। बिना औरत के भोजन विधि समेत नहीं पकता। न जल्दी में नहाते बनता है, न रोटी बनाते, न खाते। धर्म कहाँ रहा? हम तो बहुत पहले समझ चुके थे, अब तुम ही समझो। कहकर त्रिलोचन ने तीसरी आंख पर मन को चढ़ाया। बिल्लेसुर ने एक दफा त्रिलोचन को देखा, फिर सोचने लगे, देखो दलाल बनकर आया है। सोचता है दुनिया में हम ही चालाक हैं। अभी रुपए का सवाल पेश करेगा। पता नहीं किसकी लड़की है, कौन है, जरूर कुछ दाग होगा। अड़चन यह है कि निबाह नहीं होता। भूख लगती है इसलिए खाना पड़ता है, पानी बरसता है, धूप होती है, लू चलती है, इसलिए मकान में रहना पड़ता है। मकान की रखवाली के लिए ब्याह करना पड़ता है। मकान का काम स्त्री ही आकर संभालती है। लोग तरह तरह की चीज वस्तुओं से घर भर देते हैं, स्त्री को जेवर गहने बनवाते हैं। यों सब झोल है, ढोल में सब पोल ही पोल तो है। बिल्लेसुर को गुरुआइन की याद आई। गांव के घर घर का सूना इतिहास आंख के सामने घूम गया। अब तक वे झूठ कहते रहे। यही कारण है कि बुलबुल कांपे में फंसता है। त्रिलोचन के ज्ञान में रहने की प्रतिक्रिया बिल्लेसुर में हुई। फिर यह सोचकर कि अपना क्या बिगड़ता है, इसका मतलब मालूम कर लेना चाहिए, करुण स्वर में बोले, हाँ भैया, समझदार तुमको गांव के सभी मानते हैं। खुश होकर त्रिलोचन ने कहा, ऐसी औरत गांव में आई नहीं, 16 साल की, आग बबूका। बिल्लेसुर को देवियों की याद आ गई, इसलिए विचलित होकर संभल गए। कहा, तुम्हारी आंख कभी धोखा खा सकती है? कहां की है? यह तो न बताएंगे, जब ब्याहने चलोगे तभी मालूम करोगे। पहले तो फलदान चढ़ेंगे या इसकी भी जरूरत नहीं? फलदान चढ़ेंगे, लेकिन कोई पूछताछ न होगी। तिवारियों के यहाँ की लड़की है, सब काम हमारी मार्फत होगा। किस गांव की है? इतना बता दिया तो क्या रह जाएगा, यह ब्याह से पहले मालूम हो ही जाएगा। मगर एक बात है, उसके यहाँ ब्याह का खर्च नहीं। भले मानस हैं, लड़की नहीं बेचेंगे, पर खर्च तुम्हें देना होगा। कितना? त्रिलोचन हिसाब लगाने लगे, खुलकर कहते हुए,
तुम्हारे यहाँ फलदान चढ़ाने आएंगे तो ठहरेंगे हमारे यहाँ। थाल में 7 रुपए रखेंगे और नारियल के साथ एक थान। इसमें 20 रुपए का खर्च है। यह तुम्हें फलदान के दिन से 7 रोज पहले दे देना होगा। फिर फलदान चढ़ जाने पर 150 रुपए विवाह के खर्च के लिए उस दिन देना पड़ेगा। सब हमारी मार्फत। भले आदमी हैं, नहीं निभा सकते। तुमसे हाथ फैला कर लें तो कैसे? द्वार के 4 से ब्याह, भात और बढ़ार, बरतौनी तक 150, दाल में नमक के बराबर भी नहीं। लेकिन तुम्हें भी तो नहीं उजाड़ सकते। कुल में तुमसे बड़े। बिल्लेसुर ने कहा, कुल में बड़े हैं तो ब्याह फलेगा नहीं। मन्नू वाजपेयी ने रुपए न होने से उतर कर ब्याह किया, लड़की बेवा हो गई। भैया मुझे तो यही बड़ा डर है कि कहीं। त्रिलोचन का चेहरा उतर गया। बोले, घबराते हो नाहक। जितने बड़े हैं सब बने हुए हैं, असल में बड़े हैं नहीं। मन्नू वाजपेयी की लड़की ने अपने पति को मार डाला। कहते हैं उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, मायके में ही बिगड़ गई थी, इसलिए मन्नू ने उसका ब्याह उतर कर दिया था। अपने यार के कहने पर उसने पति को जहर खिला दिया। वह कुछ दिन से बीमार था, दवा हो रही थी। कहीं यह भी ऐसा ही मुझ पर न करे। बिल्लेसुर शंका की दृष्टि से देखने लगे। कहता तो हूं, किसी तरह का खौफ न खाओ। बिचवासी मैं हूं। लड़की में न दाग, न कलंक, न चाल चलन बिगड़ा, न काली कानी लंगड़ी लूली। बिल्लेसुर ने कहा, जब तुम कह रहे हो तो एतबार 16 आने हैं। लेकिन पता बिना जाने 10 रोज पहले आए नातेदारों से क्या कहूंगा? उनसे यह भी नहीं कहते बनता कि त्रिलोचन भैया जानते हैं, इसीलिए पता पूछता हूं। दूसरी बात, कुंडली विचरवा लेनी है। लड़की की कुंडली ले आओ, मैं अपने सामने विचरवाऊंगा। लड़की मंगली निकली तो बेमौत मरना होगा। ब्याह करना है तो आंखें खोल कर करना चाहिए। त्रिलोचन मन से बहुत नाराज हुए। बोले, ऐसी बातें करते हो जैसे बाला के हो। तुम्हारे यहां वे नहीं आए और कभी कोई भलमानस न आएगा। हम कहते थे कि भद्रा के जैसे मारे इधर उधर घूमते हो, तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम आ गए अपनी असलियत पर। मान लो तुम ही मंगली निकले तो कौन बाप अपनी लड़की तुम्हें सौंप देगा? रही बात नातेदार वाली, सो हम तो इसे 16 आने बेवकूफी समझते हैं। बैठे बिठाए 25 रुपए का खर्च सिर पर। हम तो कहते हैं चुपचाप चले चलो, विवाह कर लाओ। लड़की के बाप का नाम पता करना चाहते हो तो चले जाओ, उनका घर भी देखाओ। लेकिन तुम्हारा जाना शोभित नहीं है। गांव भर तुम दोनों को हंसेंगे। बिल्लेसुर को कुछ विश्वास हुआ, लेकिन रुपए की सोचकर कटे। लड़की के रूप का मोह भी घेरे था। सैकड़ों कलियां चटक रही थीं, खुशबू उड़ रही थी, पर त्रिलोचन पर पूरा पूरा विश्वास न हो रहा था। पूछा, यहां से कितनी दूर है? 3-4 कोस होगा। बिल्लेसुर ने सोचा, एक दिन में चलेंगे और लौट भी आएंगे। बकरियों को बड़ी तकलीफ न होगी, पत्ते काटकर डाल जाएंगे। बोले, तो चले चलो भैया, देख लेना चाहिए। जिस दिन कहो तैयारी कर दी जाए। त्रिलोचन ने मतलब गांठ कर कहा, अच्छा, आज के चौथे दिन चलेंगे।
भाग 12। बिल्लेसुर को उस रात नींद न आई। वही रूप देखते रहे। बहुत गोरी है, सोचते राम रतन की स्त्री की याद आई। 16 साल की है, सोचा तो रामचरण शुक्ल की बिटिया की सूरत सामने आ गई। बड़ी बड़ी आंखें होंगी, जैसे पुखराज बाई की लड़की हसीना की हैं। इस घर में आएगी तो घर में उजाला छाया रहेगा। जिस कोठरी में बच्चे रखे जाते हैं उसमें उसका सामान रहेगा। बच्चे दहलीज में रहेंगे। एक छप्पर डाल लेंगे, सब ऋतुओं के लिए आराम रहेगा। एक दफा भी बिल्लेसुर ने नहीं सोचा कि बकरी की लैंडियों की बदबू से ऐसी औरत क्या एक दिन भी उस मकान में रह सकेगी। सवेरे उठकर पड़ोस के गांव में बजाज के यहां गए और कुर्ते का कपड़ा लिया। साफा खरीदा गुलाबी रंग का, धोती एक ली। दर्जी को कुर्ते की नाप दी, उसी दिन बना देने के लिए कहा। गांव के चमार से जूते का जोड़ा खरीदा। इधर यह सब कर रहे थे, उधर ताड़ रहे थे कि त्रिलोचन कहाँ है। तीसरे दिन त्रिलोचन घर से निकले। पहनावा और हाथ का डंडा देखकर बिल्लेसुर समझ गए कि जा रहा है, बातचीत करके कल इन्हें ले जाएगा। चलने की दिशा देखकर अपने साधारण पहनावे से दूर दूर रहकर पीछा किया। त्रिलोचन बाबू पुरवा के सीधे कच्ची सड़क छोड़कर मुड़े। बिल्लेसुर दूर पुरवा के किनारे खड़े होकर देखने लगे कि त्रिलोचन दूसरे गांव के लिए पुरवा से बाहर निकलते न दिखे। तब बिल्लेसुर को विश्वास हो गया कि यही है। वे भी गांव के भीतर गए। निकास पर एक आदमी मिला। बिल्लेसुर ने पूछा, यहां श्यामपुर के त्रिलोचन आए हैं? आदमी ने कहा, हां, वहां राम नारायण के यहां बैठा है। ठग कहीं का, दोनों एक से, किसी का गला नाप रहे होंगे। बिल्लेसुर का कलेजा धक से हुआ। पूछा, राम नारायण के लड़की लड़के कुछ हैं? आदमी चौंक कर बिल्लेसुर को देखने लगा। तुम कहां रहते हो? तुम राम नारायण को नहीं जानते? उस साले के लड़की लड़के? पूछो ब्याह भी हुआ है। आदमी इतना कहकर आगे बढ़ा। बिल्लेसुर को बड़ी कायली हुई। वे उसी तरफ मन्नी की ससुराल को चले। मन्नी की सास से मिले। भली बुरी सुख दुख की बातें हुईं। बिल्लेसुर ने ढांढस बंधाया। कहा, खर्चा न हो तो आकर ले जाया करो। कहकर 1 रुपया हाथ पर रख दिया। मन्नी अच्छी तरह हैं, कहा। उनकी लड़की की अच्छी सेवा होती है। मन्नी उसकी बड़ी देखरेख रखते हैं। अब वह बहुत बड़ी हो गई है। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई। रुपया उठा लिया और पूछा, घर बसा या नहीं? बिल्लेसुर ने जवाब दिया कि घर मां बाप के बसाए बसता है। मन्नी की सास ने कहा कि वे 10-15 दिन में आएंगी, तब ब्याह की पक्की बातचीत करेंगी। बिल्लेसुर पैर छूकर विदा हुए। उपन्यास का नाम बिल्लेसुर बकरिहा। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।